जो एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट हो या ह्यूमंस ने बनाई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। कहाँ से शुरू होती है, तिब्बत से शुरू होती है, कहाँ जाती है, इंडिया जाती है, और थर्ड कहाँ पहुँचती है, पाकिस्तान, और फिर वो ड्रेन हो जाती है। तो क्या ये एक रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स हो गई? तुम्हें पता है मेघालय में पानी इतना ज्यादा होने के बाद भी वहाँ पानी की कमी है। जितने ज्यादा अर्थ वॉर्म किसी सॉइल में प्रेजेंट होंगे वो उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होगी। सैंड, सिल्ट एंड क्ले से बनती है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। 3 मेन रिवर्स ने बनाई है बच्चे, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। एंड ये ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड काफी अच्छा ये वेटेज कैरी करता है कहाँ पर, बोर्ड एग्जाम्स में। आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं पर एक बार हम इसको और पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नेम को अगर हम फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करें तो क्या है, रिसोर्सेज, और दूसरा वर्ड क्या है, डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज क्या होती है, एनीवन? रिसोर्सेज क्या होती है मैम? जो भी हमारे को इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल और इजीली अवेलेबल हो। एग्जैक्टली बच्चों, तो कोई भी रिसोर्स जो एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट हो या ह्यूमंस ने बनाई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, चाहे वो एक पेन हो, ऑटोमोबाइल्स हो, या फिर ये टेबल, चेयर, कुछ भी, हर चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक रिसोर्स बोल सकते हैं। रिसोर्स कैसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उनको काफी सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग एक्साइटेड हो क्या? लाउडर? गुड। तो बच्चों आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, रिसोर्स के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, रियो दी जेनेरियो। क्या आप लोग रियो दी जेनेरियो के बारे में जानते हो? नहीं, ये एक जगह है, ठीक है। जिनको नहीं पता ये एक जगह है, यस। और रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, लैंड रिसोर्सेज देखेंगे, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल इरोजन, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो चलो स्टार्ट करें, रेडी? तो बच्चों ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया। हमारी जो अर्थ है बच्चों बहुत सारे मिनरल्स में रिच है, जिससे हम काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड नेचुरली भी बहुत सारी रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो बस वही हम लोगों को यहाँ पे आज कवर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे, जो भी एनवायरनमेंट में चीजें प्रेजेंट है जिसको हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कोई सर्टेन बेनिफिट को गेन करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को भी यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर हम बच्चों आगे बढ़े तो किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स कब बोला जाएगा उसके लिए 3 पॉइंट्स है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर 2 मार्क्स में आपका रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर हम किसी भी चीज को रिसोर्स कब बोलेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे रिसोर्स बच्चे ऐसी चीज है जो कि क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। मतलब अगर टेक्नोलॉजी नहीं है और हम उसको रिसोर्स बोल रहे हैं, क्या हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं। सेकेंड थिंग क्या है बच्चे, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, या फिर जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, वो कितना एक्सपेंसिव है। अगर उसकी वैल्यू अभी जो हंड्रेड्स में है क्रूड ऑयल की, पेट्रोल की, वो अभी आगे जाके मिलियंस में हो जाए या लाख में हो जाए तो क्या वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होगा? नहीं। तो क्या हम उसको एक रिसोर्स बोल पाएंगे? नहीं। सेम वे में बच्चे नेक्स्ट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। ट्रीज है हमारे पास, इतने सारे ट्रीज है, और अगर हम मैसिव लेवल पर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो क्या वो एक रिसोर्स होगा? रिसोर्स बचेगा वो? क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है? नो। तो बच्चों ये चीजें तीनों चीजें जब सेटिस्फाई होती है, टिक होती हैं, तब जाके हमारी एक रिसोर्स कल्चरली या फिर टेक्नोलॉजिकली या फिर इकोनॉमिकली फीजिबल बनती है, ठीक है। या फिर हम तभी उसको एक रिसोर्स बोल पाएंगे। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? ठीक है। जब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज योर फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है ना? हम लोग ना इंडिपेंडेंटली एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम नेचर को देखेंगे। क्या नेचर नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है? सारी चीजें, यस। जैसे सपोज आप जिस डेस्क पे बैठे हो किसकी बनी हुई है? वुड की,
और आयरन की, दोनों ही एक ऐसी रिसोर्स है जो कहाँ अवेलेबल होती हैं, अर्थ पे, नेचर में, मतलब फिजिकली प्रेजेंट थी। हम लोगों ने उनको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, इस इंस्टीट्यूशन में उसको सेटअप किया। तो इसको इस तरीके का शेप देने के लिए हमें किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी होगी, यस और नो? यस। और ये इंस्टीट्यूशन जो हमने सेटअप किया है, तो जब ये तीनों चीजें हम एक जगह लेकर आए, तो ये लेकर कौन आया, ह्यूमन बीइंग्स। एग्जैक्टली बच्चों, रिसोर्सेज तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से थी, पर उसको यूटिलाइज कैसे करना था ये किसने समझाया, ह्यूमन बीइंग्स ने। तो ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप किसने सेटअप किया, ह्यूमन बीइंग्स ने। तो बच्चों यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक प्रोसेस जिसमें हम जो भी चीजें हमारे पास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उसको एक रिलेशन में सेटअप करते हैं ताकि वो यूजेबल बन सके, एक रिसोर्स बन सके, उसी को हम लोग इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी मैंने कुछ बच्चों से सुना था कि उनको डर लगता है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आप लोगों के डर क्या है, फियर्स क्या? माइक दो बेटा इसको, बताओ प्रतीक, क्या डर है तुम्हें? कोई भी फियर हो सकता है, किसी नेचुरल चीज से हो सकता है, बोर्ड का, अभी एग्जाम का फियर है इसको, ठीक है। और किसी को है और कोई डर चिन्मय, एनी फियर इन यू? अच्छा चलो मैं ओवरऑल पूछ लेती हूँ, जो अभी फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उसको किस किस का डर, किस किस को उसका डर है? ओके, बहुत लार्ज नंबर में, ठीक है। और किसी को और कोई डर लग रहा है अभी आने वाले टाइम में? नहीं, किसको, प्रखर को किस चीज का डर लग रहा है? अच्छा, अदर देन बोर्ड एग्जाम भी कोई डर होता है? मैम सीजन चेंज हो रहा है मैम, कॉल ऑफ ड्यूटी का, तो रैंक नीचे गिर जाएगी। बहुत अच्छे। तो चलो ये जो बोर्ड का फियर है ना, इसके पीछे ना एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ, एक शायद आपको ये हेल्पफुल हो। एक बच्चा था बच्चों, वो अपने स्कूल के बाद, बहुत पहले टाइम की बात है, वो अपने स्कूल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही जैसे होता है ना आफ्टर आवर्स में वो खेलने लग गए। तो एक पेड़ था जो बनियान ट्री आप लोगों ने देखा होगा, राइट? हाँ, बनियान ट्री जो होता है आपका, जिसमें बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं हर्षल, उसके नीचे वो बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। तो अचानक से उसमें से एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया, कहते हैं यहाँ ये जो पेड़ है ना, इस पे ना क्या होता है, यस, नेगेटिव एनर्जीज होती है। और इतना सुनते ही सारे बच्चे भाग गए, पर एक बच्चा वहां रह गया, ठीक है। वो बच्चे क्यों भागे, किसकी वजह से? डर की वजह से। पर एक बच्चा वहां पे रह गया, उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। और उस बच्चे की उम्र उस टाइम पे कुछ 10-11 साल थी। वो वहां पे बैठा रहा, बोला मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नेगेटिव एनर्जी होती है, कौन सा डर है। तो वो वहां पे बैठा रहा काफी देर, और लास्ट में जाके जब इवनिंग हुई तो उसके फ्रेंड्स आए, उन्होंने देखा वो बिल्कुल सही था। तो जब उससे पूछा गया कि तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया क्या, कुछ तुम्हें ऐसा नेगेटिव फील हुआ, उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डर ही है जो हमसे सारी चीजें करवाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डर हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी सक्सेस के रास्ते में, ठीक है। तो फियर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। अब बताओ ये बच्चा कौन है? एग्जैक्टली, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, उनका कोई रियल नेम जानता है बच्चे? उनको हम जानते थे नरेंद्र दत्त के नाम से, उनका रियल नेम ये था। इन्होंने फियर जो है एनिमी है सक्सेस का, इसके ऊपर प्रॉपर एक स्पीच दी थी शिकागो में। देखो, दिखाता है ना कि जब आपका फियर वो कम हो जाता है जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। सो एग्जाम जो आने वाला है उससे डरो मत, कॉन्फिडेंटली उसको फेस करो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स पहले भी हुए हैं, आपके टीचर्स ने भी एग्जाम्स पास किए हैं, आपके पेरेंट्स ने भी पास किए, तो वो सिर्फ एक एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन अभी से होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट दैट हैव पोटेंशियल। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, पर ये हमें आगे आने वाले टॉपिक के बारे में बताता है। ये बताता है कि हमें रिसोर्सेज का डिवीजन देखना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स एक बात बोलते हैं ना, क्या कि ये इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है पर ये पढ़ता नहीं है ना? सुना है ना सबके पेरेंट्स से, तुम लोगों ने सुना होगा कि मैम बोलते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है पर ये पढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल 100 का है तो आप पढ़ कितना रहे हो? 50। तो क्या अपने पोटेंशियल का फुली यूटिलाइज कर रहे हो? तो सोचो अगर एनवायरनमेंट में ऐसी ही कोई रिसोर्स प्रेजेंट हो जो आपकी 100 टाइम वैल्यू दे सकती है पर आप अभी उसको 50 तक ही यूटिलाइज कर रहे हो, तो ऐसी रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पोटेंशियल पे भी आएंगे। पहली टाइप ऑफ रिसोर्स क्या है बच्चे? नेचुरल।
शायद 6th 7th 8th क्लास में बहुत बार पढ़ चुका होगा कि कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती है जो एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट होती है बेटा, नेचुरली। अच्छा ये क्या है, प्लांट, ये क्या है, सन। तो ये ऐसी रिसोर्सेज है जो कि एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है। सेकंड क्या है बच्चे, मैन मेड रिसोर्सेज, जिसको किसने बनाया है, मैन, ह्यूमंस ने बनाया है, एंड जिसमें आपका मोबाइल आ सकता है, ऑटोमोबाइल, कार, व्हीकल्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। ये क्या है, इसमें मुझे तुम्हारे पॉइंट्स जानने हैं। मैम जो ह्यूमन की नॉलेज को यूज करके मैम वो चीज़ों को मैम नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है मैन मेड रिसोर्सेज में। एग्जैक्टली। मैम ह्यूमन अपनी स्किल्स को डेवलप करके या फिर अपनी नॉलेज को जो गेन किया होता है उसी को डेवलप करके, अच्छा उन्हीं को डेवलप करके जो वो न्यू क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं उसे हम ह्यूमन रिसोर्स में। एग्जैक्टली। देखो बच्चे, दो चीजें होती हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब अपने आप में नेचर की प्रेजेंट एक रिसोर्स है। पर अभी तुम्हें पढ़ाया क्यों जा रहा है, तुम क्या सीख रहे हो यहाँ पे, नॉलेज। तुम धीरे धीरे स्किल्स डेवलप कर रहे हो। स्किल्स बच्चे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होती, बहुत सारी और भी चीजों से रिलेटेड होती है, जैसे डे टू डे लाइफ प्रैक्टिसेस। तो अब आप किस में कन्वर्ट हो रहे हो, ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। बाद में जाके आप ना बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स को सेटअप करोगे, मतलब नेचर को लेकर आओगे, इंस्टीट्यूशंस को लेकर आओगे, टेक्नोलॉजी को लेकर आओगे और नए नए क्या करोगे, इनोवेशंस करोगे, ठीक है। ये आपका बच्चे ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है। रिसोर्सेज बहुत पहले से प्रेजेंट थी, मिलियंस ऑफ ईयर्स से प्रेजेंट थी, बट आज उस पेट्रोल को यूज करने के लिए इंजन किसने बनाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी किसने बताया, समझ गए। तो सारी चीजें लेकर कौन आया, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप किसने सेटअप किया, ह्यूमंस ने। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो तरीके की होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक। व्हाट डज बायो मींस, लाइफ। तो मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो कैसी है बच्चों, लिविंग, और एबायोटिक मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग। पर यहाँ पे एक बात याद रखना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जनरली बच्चों हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं जो कि एनवायरमेंट ने हमें दी है, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खत्म होने के बेसिस पे। रिन्यूएबल मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो रीजनरेट हो जाती हैं डेली बेसिस पे, जिसको मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगते हैं फॉर्मेशन में। बट वही हमारी कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिप्लेनिश होने में। ऐसी रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। वेल बच्चों, आपकी एनसीईआरटी का ये पार्ट ना काफी ज्यादा प्रिसाइज कर दिया है आपकी बुक्स में, तो आपको इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आ जाता है तो आप रेडी रहना क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर कौन होते हैं, ओनर वो लोग होते हैं जिनके पास कोई भी चीज मतलब उनकी ओनरशिप होती है, मतलब उनकी राइट होता है उसके ऊपर, ठीक है। एक कंप्लीट राइट वाली चीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनरशिप बोलते हैं। अच्छा, जैसे सपोज बेटा ये तुम्हारे पास किट है, तो ये किसकी है, किसके पास है इसकी ओनरशिप, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि ये कैसी रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टी हो सकती है हमारे, या फिर हमारी एसेसरीज हो सकती है, या हमारा मोबाइल फोन हो सकता है। सबके पास अपना मोबाइल है ना, हाँ, तो वो भी कैसी रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। दूसरा क्या है, कम्युनिटी। क्या किसी के पास ऐसा फोन है जो सब यूज कर रहे हैं, सब यूज करते हैं यहाँ पे घर पे घर पे सब यूज करते हैं। पर क्या पहले ऐसे हुआ करता था कि कोई ऐसा फोन होता था जिसको सब यूज करते थे, कौन सा बताओ, पीसीओ के बारे में सुना है ना, एसटीडी पीसीओ वगैरह, वो बच्चे यूज किए जाते थे कम्युनिटी के थ्रू। आप पे करो और आप उस पर जाके बात कर सकते हो। या फिर चलो वो सब बहुत पुरानी बात होगी, हम बात करें अगर पार्क आज के टाइम के, ठीक है, रोड आज के टाइम के, तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको, कम्युनिटी रिसोर्सेस। जिसकी ओनरशिप हमारे देश के पास हो उसे हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, और जो इंटरनेशनली शेयर होती है उसको इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। अच्छा, नेशनल रिसोर्स का एग्जांपल बताओ, एनीवन? ओके, वो रिसोर्स थोड़ी है बेटा, क्या यूज है उसका, ऑयल रिजर्व्स। यस, अगर इंडिया में प्रेजेंट ऑयल रिजर्व्स है तो वो। अच्छा, दूसरा और कोई इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जांपल देगा चिन्मय? नेशनल रिसोर्स में जैसे जो सी बाउंड्री होती है, सी बाउंड्री हो गया, ओके। और कोई, अच्छा, रिवर्स, यस। अभी इंडस रिवर के बारे में तो तुम सबको बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो इंडस रिवर क्या है, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में शेयर करते हैं, बहुत सारी मतलब 3 बेसिकली,
कहाँ से शुरू होती है? तिब्बत से शुरू होती है, कहाँ जाती है? इंडिया जाती है, और थर्ड कहाँ पहुंचती है? पाकिस्तान, और फिर वो ड्रेन हो जाती है। तो क्या ये एक रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स हो गई? यस। तो यहाँ पे हमारी रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अच्छा चलो वो भी ठीक है, पर बच्चे हमारी लैंड बाउंड्री तो हमें पता है कि हमारा इंडिया का बॉर्डर ये, हम इसको पास नहीं कर सकते, हमारा बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, हमारी फोर्सेस वहां पर है, हम उसको पास नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट वाटर? ओशियन में कितना अंदर जा सकते हैं? कोई बताएगा कितना अंदर जा सकते हैं बेटा हम ओशियन में? 12 nautical miles. 12 नॉटिकल माइल्स। तो बच्चों वैसे हम किलोमीटर मेजर करते हैं लैंड एरिया में, पर अगर हम ओशियन की बात करें तो वहां पे हम किस में मेजर करते हैं? नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अप्रॉक्स 1.8 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में, और इतना हम कितना जा सकते हैं? 12 नॉटिकल माइल्स, तो कुछ 22.2 किलोमीटर ऑलमोस्ट माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल में तो कितना जा सकते हैं बच्चे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है हमारा पानी के अंदर? 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब वहां तक हम ट्रेड इंटरनेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। आगे अगर हम बड़े बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो पोटेंशियल तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया अपना एग्जाम्पल लेके कि हम जितना पोटेंशियल रखते हैं हम उतनी पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए हम किसका पार्ट हो गए? पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, जितना था उतना प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया। सपोज कोई यहाँ पे बच्चा है, जितना मैक्सिमम करता है पढ़ाई, जितना भी वो करता है वो प्रॉपर कर लेता है। जैसे आपने सुना होगा, मैम मैंने अपना 100% दिया था, बोलते हैं ना बच्चे, तो जितना जिसका पोटेंशियल था उसने फुल दिया है, तो उसको हम लोग कैसी रिसोर्सेज बोलेंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को पता है ना कि हम पेट्रोल को कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में कैसे फ्यूल की तरीके से, क्या वो फुली डेवलप्ड रिसोर्स है? फुली डेवलप्ड है ना, जहां उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता था, हो रहा है, यस। तो उसको हम किस में रख देंगे? ठीक है। अच्छा पोटेंशियल का एग्जांपल दो, एनीवन? टाइडल एनर्जी, यस। इवन बच्चे इंडिया कैसी कंट्री है? ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री मतलब इतनी सारी सनलाइट, फिर भी हम क्या सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा बना रहे हैं? नहीं। हम इतना ज्यादा सोलर पैनल्स वगैरह का यूज कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? पोटेंशियल, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट इज स्टॉक। इसमें हमारे पास एक सिचुएशन है, रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती है, यस, बट वी डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ताकि हम उसको क्या कर सके? एक्सेस। कोई इसका एग्जांपल दो, एनीवन? सोलर एनर्जी के लिए हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी है? एग्जैक्टली इतना सारा पानी हमारे पास है, पर हमें उसको किस में कन्वर्ट करना नहीं आता? फ्रेश वाटर में। यस ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे मैम हमारे यहाँ आरओ है, हम लोग तो कर लेते हैं, उसको प्योरीफाई कर लेते हैं, यस, बट बच्चे वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। बहुत कम अमाउंट आप कर सकते हो, पर सी वाटर बहुत सारा है और बेसिक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट हर फैमिली की काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग वहां पे नहीं पहुंचे। रिजर्व्स क्या होते हैं? पॉकेट मनी मिलती है? नहीं, किसी को नहीं मिलती। इतना दुख, किसी को तो मिलती होगी, हाँ अग्रिमा को मिलती है। पास करो। तो अग्रिमा जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है उसको तुम कैसे यूज करती हो? मैम जाने के लिए यूज करती हूँ। ओके, ट्रैवलिंग, अदर देन दैट? स्कूल के। ओके, तो तुम्हें जितना भी अमाउंट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 1000 रुपीज मिलते हैं, तो तुम उसमें कुछ अमाउंट सेव करने की कोशिश करती हो, क्यों? अब किस लिए? अपने लिए, मतलब आगे कहीं यूज करेंगे। तो क्या हम ऐसे रिसोर्सेज को भी रखते होंगे? उस टाइप की रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व्स बोलते हैं। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यस, पर हमने उसको आगे के लिए रखा हुआ है, रिजर्व किया हुआ है कि फ्यूचर जनरेशन उसको यूज करेगी जब भी रिक्वायर होगा डेवलपमेंट के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, प्रियांश यहाँ तक समझ में आया? ओके बच्चे, जब रिसोर्सेज आई तो डिप्लीशन भी आया, और इंडिया या वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजन है डिप्लीशन का? बताओ क्या? पॉपुलेशन, यस एग्जैक्टली, ओवर पॉपुलेशन होना। जब ओवर पॉपुलेशन होगी तो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी, ऑटोमोबाइल चाहिए होंगे, घर चाहिए होगा, तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो क्या होंगे? खत्म होने लगेंगे। घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब सेकंड क्या है? जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज आने के चांसेस बढ़ेंगे, और साथ ही साथ इंडिविजुअल्स की ग्रीड टाइमली बढ़ती है। अच्छा, ग्रीड क्या होता है? लालच, ठीक है। ग्रीड क्या होता है? लालच। क्या कभी खत्म होता है? नहीं। अच्छा तुम सोचो, अभी तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलती है, फिर तुम्हें पॉकेट मनी मिले तो क्या लगेगा? थोड़ी और मिल जाए,
और मिल जाए, थोड़ी और मिल जाए। तो बच्चे ये होती है ग्रीड, जो कि नेवर एंडिंग थिंग होती है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े बच्चों, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बोलता है, इसका डिप्लीशन होता है, ठीक है। अनइवन हमारे पास ये है, कुछ ही सोसाइटी में कुछ लोगों के पास ये रिसोर्स रह जाती है एक्यूमुलेट होके। नेचर ने ऐसा तो नहीं बनाया था ना कि आगे जाके इतनी सारी कंट्रीज बन जाएंगी, नहीं, नेचर को तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था। तभी तो क्रूड ऑयल, पेट्रोल वगैरह कहाँ मिलता है ज्यादातर? इस कंट्री बता सकते हो, एरिया बता सकते हो? मिडिल ईस्ट में मिलता है, मिडिल ईस्ट में मिलता है। बाकी कंट्रीज में भी यस ऑब्वियसली है, रशिया वगैरह में भी है, अलास्का में भी है, पर वहां पे सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सोसाइटी में कुछ हाथों में कोई रिसोर्स एक्यूमुलेट हो जाती है। चलो इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में बच्चों राजस्थान, पानी बहुत कम है ना, पर वही वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इंडिया में चेरापूंजी, माउसेनरम, मेघालय में। अब सोचो कि एक ही ऑलमोस्ट लैटिट्यूड पे लाई करने के बाद भी इतनी डिफरेंस, इतना डिफरेंस, तो क्या दिखाता है कि कहीं तो वेल्थ बहुत ज्यादा है, कोई रिसोर्स बहुत ज्यादा हो, कहीं बहुत ज्यादा स्केर्स कंडीशन में, ठीक है। आया समझ में? तो बस ये यहाँ पे बच्चों यही गिवन है। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Resources which are available in environment without harming them or use and saving them for future generation. एग्जैक्टली, यहाँ तो बैक बेंचेस रॉक कर रहे हैं। तो बच्चों क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म है, और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है बोर्ड्स में। आपके प्री बोर्ड्स में आ सकता है, हाफ ईयरलीज में अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके बोर्ड्स में आ सकता है, बाकी टेस्ट वगैरह में भी इसके आने के बहुत चांसेस हैं। एमसीक्यूज भी इस पर फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जब आप आंसर लिखोगे तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? इकोनॉमिक, ठीक है, पहला कीवर्ड। दूसरा ये बोलता है, अच्छा चलो उससे पहले समझते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों हम लोग लाइट वगैरह यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। अब तुम लोग बहुत ज्यादा एनवायरमेंट कॉन्शियस हो गए, बोलते हैं मैम आज से हम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे, गर्मी में बैठे रहेंगे, अंधेरे में पढ़ाई करेंगे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मैं बोलूँ कोई बात नहीं बच्चों, ये भले ही इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनी हो, मैं आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी देती हूँ जो सोलर एनर्जी से बनी हो, मतलब सोलर एनर्जी हो, तो क्या वो आपके लिए फिजिबल हो जाएगा? ज्यादा आपका एनवायरमेंट सेव हो जाएगा? यस। आपका कोल सेव हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऑल्टरनेट फाइंड किया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट तो होगा पर दूसरा कीवर्ड क्या है, हमें यहाँ पे एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, साथ ही साथ आज के डेवलपमेंट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे, चलो आज पढ़ाई नहीं होगी, लाइट बंद होगी, अब क्या पढ़ना है, बेड फ्री हो जाना है ना, एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। तो घर पे जाके ये मत बोल देना कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरमेंट को बचा रहे हैं तो आज से पढ़ाई बंद, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगी, बस फोन चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, बाकी सब ऐसे। ऐसा है? नहीं? अच्छा चलो, मुझे एक एक्टिविटी करनी है, मुझे एक गेम खेलना है। हाँ, मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए। कौन कौन आएगा? मुझे मेमोरी टेस्ट करना है एक। अच्छा बेटा, और कोई आएगा? मेमोरी टेस्ट चाहिए। अभी एग्जाम गए ना, तो देखते हैं कितना याद रहता है किसको किसको अपनी मेमोरी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। कोई ऐसा एग्जाम वगैरह नहीं है प्रॉपर, एक गेम है छोटा सा। तो बच्चों ये मेरे पास 2 चिट है, ठीक है, 2 चिट्स हैं, दोनों पे सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ 5 वर्ड्स है, ठीक है, 5 वर्ड्स है और 5 वर्ड्स है। इन 5 वर्ड्स में क्या होगा कि आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, मैं टाइम लगा लूंगी 10 सेकेंड्स का, और उसके बाद उसको मेमोराइज करके मैं चिट आपसे वापस ले लूंगी। फिर देखते हैं सही ऑर्डर में सबसे पहले कौन लिख देगा, ठीक है। आप अपने हैंड्स का यूज करके इस पर लिख सकते हो, ओके। आपकी हेल्प के लिए मैं 1 2 3 लिख देती हूँ। जिसका ऑर्डर सबसे सही रहेगा और जो सबसे फास्ट लिखेगा वो जीतेगा, ठीक है। टाइम स्टार्ट करें? लो, चिट पकड़ो। नहीं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 सेकेंड्स। चलो 15 दिया, पास आ जाओ, थोड़े देर आ जाओ। 5 सेकेंड्स मोर, 5 सेकेंड्स बचे बच्चों। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। स्टार्ट राइटिंग। कुछ तो लिख रहे हैं।
वो दोनों एक साथ लिख रहे ना। यही तो ट्विस्ट था। यही तो ट्विस्ट था। भाई थोड़ा चीयरिंग करो भाई, टीम नहीं है तुम्हारी। गर्ल्स तुम्हें कुछ नहीं बोलना। मोटिवेट करना था, डिमोटिवेट नहीं। वो तो पुराने। चीटिंग नहीं हो रही है क्या? डिलीट कर दिया उसके बाद। हाँ चलो टाइम अप। उसने देखो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, यहाँ पे इसने डेवलपमेंट लिखा था जो कि सही लिखा था, इसने काट कर डिफॉरेस्टेशन किया है। एग्जाम्स में तुम सबसे बड़ी गलती तो यही करके आते हो, ठीक है। क्या गलती करते हो? इधर आ जाओ, रुक जाओ, अभी रिजल्ट तो अनाउंस होने दो। क्या करते हो? ऊपर आओ ऊपर। क्या लगता है कि उसने सही लिखा होगा, एक काम करते हटा देते हैं, है ना, ऐसे ही सोचते हो ना। तो इसने सबसे बड़ी गलती यही करी। यही एग्जाम में भी होता है ना, ABCD में पता चल गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं। बेटा सस्टेनेबल और डेवलपमेंट दो अलग वर्ड थे। तो बच्चों पहला वर्ड था रिसोर्स प्लानिंग, दोनों का ठीक है, ठीक है। दूसरा वर्ड था डेवलपमेंट, जो इसने सही लिखा था, फिर उसने काट दिया। अब इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्या बोला जाए। थर्ड वर्ड वाज सस्टेनेबल, इसका फोर्थ हुआ है, इसका सेकंड हो गया है। दोनों ही गलत है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन फोर्थ था लैंड डिग्रेडेशन, तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं, इसने थर्ड पे रख दिया है। लास्ट है सॉइल कंजर्वेशन, तो इसने सिर्फ कंजर्वेशन याद है, उसने सॉइल कंजर्वेशन। तो ज्यादा सही किसके लगते हैं? प्रतीक के सही लगते हैं। अगर तुमने ये डेवलपमेंट नहीं हटाया होता ना, तो ये सही हो जाता तुम्हारा, ठीक है। तो हमारा विनर कौन है? प्रतीक। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? टाइप ऑफ रिसोर्स क्या है? ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। आगे बढ़े। रियो डी जेनेरियो। बच्चे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद फॉर 200-300 इयर्स, जब यूरोपियन या फिर हम वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस ओजोन लेयर को बचाया जाए, जो हम लोगों ने पूरी तरीके से डिप्लीट कर दिया और ओजोन होल दिखने लगा है विजिबली। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको बचाते हैं। इसके लिए उन लोगों ने एक मीटिंग सेटअप की। उस मीटिंग में 100 से ज्यादा कंट्री के स्टेट के हेड आए, और वो जगह कौन सी थी बच्चे? रियो डी जेनेरियो। ये वर्ड सुनने में ऐसा लगता है कोई मीटिंग हो गया कुछ। ये शहर का नाम है जो कि कहाँ पर है? ब्राजील में है। ब्राजील में जून 1992 को कितने लोग बच्चे? 100 हेड्स मिलते हैं और फर्स्ट इंटरनेशनल समिट होता है। ये बच्चे आपके सारे MCQs के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। MCQs में आपसे पूछेंगे कौन सा समिट था, कितने हेड थे, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है। ये एक अर्जेंट मीटिंग सेटअप की गई थी एड्रेस करने के लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो उस टाइम पे हो रही थी। साथ ही साथ ये पॉइंट बच्चे मिस कर देते हैं, असर्शन रीजंस में आते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। चलो असर्शन रीजन समझ में आया तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कैसे उसको सॉल्व करना होता है। असेंबल्ड लीडर्स, और उन्होंने क्या साइन किया? एक और MCQ, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी एक MCQ है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है सक्षम। अगर हम आगे बढ़े तो रियो कन्वेंशन ने ये भी बोला कि आगे आने वाले टाइम के लिए, जैसे अभी तुम्हारे लिए होमवर्क प्लान हो रहा है ना, तो बच्चे ये सब किस टाइम पे हो रहा था? 20th सेंचुरी पे। अब ये लोग सोच रहे हैं कि जब 21st सेंचुरी आएगी तो हमें क्या क्या करना है, होता है ना फ्यूचर गोल्स, वही। तो इन्होंने एजेंडा 21 फॉर 21st सेंचुरी बनाया, जिसमें इन्होंने कुछ 17 सस्टेनेबल गोल्स को रखा, जिसके ऊपर वो काम करेंगे एनवायरमेंट के साथ साथ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी? सब समझ में आया? एजेंडा 21 था क्या? एजेंडा 21 में कुछ बातें कही गई थी कि आपको ये सब सारी चीजें करनी है इन फ्यूचर। डिक्लेरेशन था, हु साइन दिस? वर्ल्ड लीडर्स। ईयर 1992, किस समिट में? रियो डी जेनेरियो समिट में। कहाँ हुआ है बच्चे? UNCED, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MCQ भी बनता है। अगेन ये भी रियो डी जेनेरियो में। ये कुछ बच्चे समिट्स हैं जो डेवलपमेंट गोल्स हैं जो माने जाते हैं।
ऐसा नहीं था, ये सिर्फ एनवायरमेंट की बात हो रही थी, इन्होंने और भी एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया यहाँ पे, जैसे ये पॉवर्टी, डिसीजेस वगैरह से फाइट करेंगे, लोकल टू ग्लोबल चलेंगे। कहाँ से कहाँ? सुनाई नहीं दिया मुझे, कहाँ से कहाँ? लोकल टू ग्लोबल, गुड, ठीक है। आगे अब एक और एमसीक्यू चेक करते हैं कितने अटेंटिव। एजेंडा 21। अब आती है प्लानिंग। बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज की होंगी, कैसी होती है तुम्हारी बर्थडे पार्टीज? त्र्यंबक, अगर सपोज तुम्हारे फ्रेंड रोहित का बर्थडे है तो तुम्हारे बर्थडे पार्टी कैसी होगी? कैसे करेंगे? घर चले जाएंगे और सरप्राइज दे दोगे? इतना सोचा तुमने? सोचना पड़ता है। मुझे तो समझ में आया था कि यहाँ क्लास के बाद मैं मोमोज खाते हैं और घर, ऐसी नहीं होती पार्टी। चलो, तो ये जो यहाँ पे बोल रहा है झूठ बोल रहा है। वैसे जो पार्टीज होती है वो प्लानिंग के साथ होती हैं, या कोई भी इवेंट होता है उसमें क्या लगती है बच्चे? प्लानिंग चलती है। जैसे अभी तुम्हारी दिवाली होने वाली है, दिवाली पार्टी वगैरह होंगी, तो हर चीज की प्लानिंग होती है। सेम वे में हमारी रिसोर्सेज की भी प्लानिंग होती है। तो बच्चों जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली पार्टी होती है, वैसे सेम वे में हमारी रिसोर्सेज की भी प्लानिंग करनी पड़ती है। हमने रिसोर्स प्लानिंग को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया और यही हमारे सीबीएसई को देता है यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन पूछने का मौका भी, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। कैसे समझना है? सबसे पहला इवेंट, अगर हमारे घर पे पार्टी है तो हम लोग पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ हमें पार्टी करनी है, ठीक है, क्या वेन्यू होगा, आइडेंटिफाई करना है। सेम वे में हमारे देश में रिसोर्स कहाँ है, राजस्थान में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, झारखंड में मिलेगी, कहाँ मिलेगा। उसके बाद उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को मेजर करेंगे। अच्छा बच्चों सोचो, जहां अभी हम बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पे सॉइल में कुछ मिनरल्स हो सकते हैं? कुछ तो मिल ही जाएगा, पर क्या उसकी इतनी क्वांटिटी होगी कि हम ये बिल्डिंग हटाएं, यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करें, फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करें? नहीं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनिंग नहीं करी। तो कहीं भी माइनिंग करने से पहले उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैटर करती है, ठीक है। जैसे तुम्हारा बजट मैटर करता है, जाना तो मैम बहुत कहीं दूर दूर जाते हैं पर पॉकेट मनी तो मिलती नहीं है ना। सेम वे में बच्चे, जब आपने रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब वो क्रूड ऑयल है, समझ लिया कि क्या क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी है, क्रूड ऑयल निकलेगा, गोल्ड निकलेगा, आयरन निकलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ क्या टेक्नोलॉजी लेकर आओगे और क्या स्किल्स। समझ गए? अच्छा, जहाँ क्रूड ऑयल होगा, क्या वहाँ पे आयरन या फिर आयरन मेटलर्जिकल यूनिट की जरूरत होगी? नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बच्चे? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को सेटअप करोगे। अब जब सारी चीजें हो गई सेकंड स्टेप में भी, अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हम इसको मैच करेंगे अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के प्लान के साथ, क्या ये मैच हो पाएगा या नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों की गई बच्चे? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, जैसे कि मैंने राजस्थान और वहां का तुम्हें एग्जांपल दिया। तो ये आपका एक 5 मार्क क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है? ये आपका 5 मार्क क्वेश्चन बनता है। ये आपसे पूछते हैं कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजन में, कल्चर में, लैंग्वेज में और रिसोर्सेज में भी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में है। छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन में, अरुणाचल में वाटर में रिच है पर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अच्छा, तुम्हें पता है मेघालय में पानी इतना ज्यादा होने के बाद भी वहां पानी की कमी है? यस, क्योंकि वहां पे हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वहां पे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। पहाड़ है बच्चे, कैसे हम लोग नीचे जाकर वाटर लेकर आएंगे, ठीक है। राजस्थान में सोलर एनर्जी ज्यादा है पर पानी नहीं है, विंड एनर्जी ज्यादा है पर पानी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर बताओ। इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, या फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा चलो, मैं तुम लोगों के एक थॉट्स जानना चाहती हूँ एक चीज के ऊपर। सपोज अभी तुम लोगों को 1000 रुपीज दे दे, अगर मैं तुम लोगों को 1000 रुपीज प्रोवाइड करूँ तो तुम लोग क्या करोगे उसका? तेजस क्या करोगे? अच्छा, अगर तुम्हें अभी 1000 रुपीज मिले तो तुम क्या करोगे? फर्स्ट थॉट क्या आया? सेव कर लोगे? अच्छा, उसको मतलब कहीं खर्च करना है, सेव नहीं कर सकते, खर्च करना है। मोमोज खा ले। अच्छा नेक्स्ट, प्रियांश तुम क्या करोगे बेटा? हाँ, घूमने जाऊंगा। 1000 रुपये में? हाँ ठीक है।
और कोई जिनमें? अच्छा, सपोज मुझे तुम्हें ऑप्शन देना है कि मैं किसी एक बच्चे को 1000 रुपीज दे सकती हूँ, तो किसको चाहिए होंगे अभी? प्रखर को, तेजस को? अच्छा, अब तुम्हें उसके लिए ना एक मुझे वैलिड रीजन देना है जिससे मुझे लगे कि हाँ आंसर सही है, इसको तो मिलने चाहिए। एनीवन बताओ, रीजन दो। मैं तुम्हारी स्किल्स देखना चाहती हूँ कि तुम कितना कन्विंस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3R का बहुत बड़ा रोल है। बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। बच्चे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बचाने वाले हैं, पर जो रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज कर लिए हैं उसको कहाँ कैसे सही कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का यूज रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे जब आप रूम से बाहर निकल रहे हो तो स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस। रीयूज मतलब वाटर बॉटल्स का यूज करना या फिर प्लास्टिक का यूज करना, मेटल को यूज करना। और दूसरा क्या है बच्चे? रिसाइकिल। अपनी नोटबुक्स रिसाइकिल कर देते हो रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आने से पहले कोई कर देता है रिसाइकिल कि पास तो हो ही जाएंगे? किसी को डर लगता है कि नहीं रिसाइकिल नहीं करते हैं, आगे पिछले साल यूज हो जाएगी? ठीक है, तो बच्चों यहीं पे ये लिखा हुआ है कि हमें जुडिशियस यूज करना है रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो। एक बहुत बड़ा कोट जिसके बिना ये चैप्टर कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। क्या है? देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, सॉरी नीड्स, बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। मतलब लालच खत्म नहीं हो सकता, पर नीड के लिए हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के पास इतना सब कुछ है कि हमारी नीड्स पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? एग्जैक्टली बच्चों। तो ये बोलते हैं कि हमारी कभी भी ग्रीड खत्म नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी चीज के रिलेटेड हो, पर हमारी नीड्स के लिए रिसोर्सेस इनफ है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा, सपोज यही कोड दिया जाएगा और उसके बाद इलेबोरेट, डिस्कस या ऐसा कोई पॉइंट होगा 3 या 5 मार्क्स में, तो आप कैसे लिखोगे इस आंसर को? इसमें बच्चों सबसे पहले तो आप सस्टेनेबिलिटी की बात करोगे। इसको इवन एक्सप्लेन भी कर सकते हो ऐसा क्यों माना जाता है। जब हमारी ग्रीड आती है बच्चे, तो हम ना एक्सप्लॉइटिव हो जाते हैं। किसकी तरफ? नेचर की तरफ। मैसिव डिस्ट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर देते हैं, एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस नहीं करते कि आगे जाके हमें ही इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे माइंड में ना ये रहता है कि हमारे लिए रिसोर्स तो इनफ है ना, पानी खत्म होने वाला है, कोई इशू नहीं है, हमारे पास तो है ना। ठीक है, तो हम इस थॉट के साथ चलते हैं। हम एक और चीज उन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी जी किसके अगेंस्ट थे बच्चे? मास प्रोडक्शन के। और क्या चाहते थे कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए प्रोडक्शन बाय मासेस। ये भी एक असर्शन रीजन में आता है। वेल, असर्शन रीजन की जब बात आई तो चलो असर्शन रीजन डिस्कस कर लेते हैं। क्या अप्रोच रहना चाहिए? सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में डिडक्ट होते हैं, ऐसा हुआ है ना। तो बच्चों, असर्शन रीजन के लिए आपके पास 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। उसको एक क्वेश्चन की तरीके में समझा करो। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा पैराग्राफ दे दिया, डर लग जाता है, एक फियर है ना, पर बहुत ही सिंपल होता है वो। कैसे कैसे सिंपल होता है? सबसे पहले असर्शन और रीजन को ट्रू और फॉल्स की तरीके से समझो। असर्शन को एज अ ट्रू और फॉल्स समझो। ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो आप समझ रहे हो ना कि स्टेटमेंट कैसे गिवन होते हैं असर्शन रीजन के। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? ऑप्शन ए क्या होता है? करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट भी क्या होता है बेटा? करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन क्या मतलब जैसे कह सकते हैं ना बिकॉज जो होता है, या फिर नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट पार्ट। और लास्ट में क्या होता है? ए इज ट्रू और बेटा बी इज फॉल्स। हाँ जो भी है, मतलब आर लिख लो आप इसको। और डी में क्या होता है? ए फॉल्स और आर ट्रू। अच्छा, आप सपोज हम इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। ये इस वे को फॉलो करोगे कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। देखो, सबसे पहली चीज, जब असर्शन हम लोगों ने देखा है, असर्शन ट्रू हुआ तो हमारे पास कौन सा एलिमिनेट हो गया? डी। ठीक है,
फिर हमने रीजन को एज अ ट्रू फॉल्स देखा, अगर रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हमारे पास ये दोनों खत्म हो गए। अब अगर हम कहीं फंस भी जाते हैं, गेस भी करते हैं, तो भी हमारे पास इन दो में से ही करेक्ट जाएगा। ठीक है, जब आपका पहला स्टेटमेंट, सपोज दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है ना एक्सप्लेनेशन में। सपोज आपने उसको रीड किया, पहला ठीक था, और दूसरा आपने स्टेटमेंट रीड किया और उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। इवन आप उनके स्टेटमेंट्स के बीच में बिकॉज लगा के भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ इनका कोई रिलेशन बन रहा है, सेकंड रिलेशन जो आपका स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं रिलेशन सेट कर रहा है वन के साथ, डिपेंडेंट है असर्शन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं है तो नॉट। समझ गए? अच्छा, तुम अब क्या करते हो, तुम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो कि तुम जबरदस्ती का एक रिलेशन बनाते हो कि नहीं नहीं मैम ये कहीं ना कहीं तो इससे रिलेट हो रहा है, होता है ना, पर नहीं, उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह देखो, क्या ये इनकम्प्लीट है उसके बिना या ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, उस वे से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर तुम लकी हुए और असर्शन फॉल्स हो गया तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा, डी, बाकी रीजन की तरफ जाना ही नहीं है। इफ यू आर श्योर कि असर्शन गलत है तो सीधे आंसर डी। अगर तुम श्योर हो कि आपका असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है तो आंसर सीधे सी, इजी। समझ गए? तो एक ही केस होता है जब हम फंसते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन सी या डी में से एक होगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। इवन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, बहुत सारे हमारे पास एमसीक्यूज और हैं, जैसे कि क्लब ऑफ रोम की बात करें बच्चे, यहाँ पे आपका 1968 आपको ये याद रखना है, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम, बहुत सिस्टमेटिकली। 1974 में बच्चे गांधीयन फिलोसफी पे एक बुक लिखी गई है, क्या नाम है उसका, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये दूसरा है। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट किस ईयर में आई है, 1987, ये भी एक आपका एमसीक्यू है। और लास्ट में एक और बुक है, क्या नाम है उसका बच्चे, आर कॉमन फ्यूचर, जो कि किसके बारे में बात करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। बताओ इसका आंसर। बच्चों एक और चीज है, ये जो कोट है ना, इसको आप अपने आंसर्स को फ्रेम करने में भी लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, तो आप इस स्टेटमेंट के साथ अपने आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हो। बड़ा ही अच्छा आंसर लगेगा, बड़ा ही प्रेजेंटेटिव लगेगा कि भाई आपने क्या लिखा है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, कोट लिखा है, उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज की तरफ। लैंड रिसोर्सेज में एक ही पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो हमारी लैंड ना कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं एंड प्लेट्यूज हैं। प्लेन्स जनरली एग्रीकल्चर के लिए यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए यूज होते हैं, और माउंटेन्स आपको बड़ा ही टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ आपके प्लेट्यू रीजन जो बहुत पुराना आपका फीचर है वो आपको मिनरल्स देते हैं। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज है, ये आप लोग देख लेना, एमसीक्यूज में आता है ये। फिर इसके बाद आता है लैंड का यूटिलाइजेशन। अब इस लैंड की यूटिलाइजेशन में खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक चीज बहुत जरूरी है, क्या, ये फैलो लैंड वगैरह के बारे में समझना। ठीक है बच्चे, कल्चरेबल वेस्टलैंड हम किसको बोलते हैं, ऐसी जमीन बच्चों जो मोर देन 5 ईयर्स के लिए आइडल पड़ी हुई है, खाली हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड। फैलो लैंड, करंट फैलो किसको बोलते हैं, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन मोर देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ये एमसीक्यूज हैं। साथ ही साथ करंट फैलो किसको बोलते हैं, 1 से 5 साल। ये जो 3 वर्ड हैं, ये जो 3 देखे आप लोगों ने, करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। एमसीक्यूज बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस लैंड वाले पार्ट से। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे बच्चों अब जो आएगा वो हम लोग देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट वेज में देखा गया है। जैसे हम कुछ स्टेट्स की बात करें, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को याद रखना है, झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह में बच्चे क्या है, मिनरल्स ज्यादा है, तो वहां पे जो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन होगा वो क्या होगा, माइनिंग होगा। पंजाब रीजन में जाएंगे तो वहां लैंड डिग्रेडेशन का रीजन क्या होगा, ओवर इरिगेशन। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज। यही हम गुजरात महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां रीजन क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग। तो इसी तरीके से आपको इसके रीजंस देने हैं। पर लैंड डिग्रेडेशन तो हो गया, इसके बाद इसका कंजर्वेशन कैसे करना है, देखो यूपी वगैरह में भी बच्चों यही लिखा हुआ है, सैलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल की। मेघालय की तरफ बढ़े तो मिनरल प्रोसेसिंग, लाइमस्टोन वगैरह। अच्छा, लाइमस्टोन किस इंडस्ट्री में यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में। एंड ये आपका बच्चे
इनफिल्ट्रेशन को रोकता है, जहाँ पे आपका लाइमस्टोन गिर जाएगा ये वाटर के साथ एक कंक्रीट जैसा लेयर बना देता है, जिसकी वजह से कभी भी वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती और वेजिटेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। कंजर्वेशन कैसे होगा? पहला क्या है, कैसे हम कर सकते हैं बच्चे? एफॉरेस्टेशन। दूसरा क्या कर सकते हैं? शेल्टर बेल्ट्स। इसके बारे में मैं लास्ट में एक साथ आपको पढ़ा दूंगी। ये लैंड डिग्रेडेशन 5 मार्क क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इसका कंजर्वेशन कैसे करना है। लैंड डिग्रेडेशन हो गया, अब कंजर्वेशन कैसे करना है। पहली चीज क्या रहेगी बच्चे? एफॉरेस्टेशन। दूसरा प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है? हम छोटे छोटे श्रब्स वगैरह को ग्रो कर देते हैं किसी भी फील्ड के आउटर कॉर्नर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। जब भी हम वेस्ट को डिस्चार्ज करेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा? प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। थर्ड पॉइंट आपका ये बनता है। प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे किसका बच्चे? ग्रेजिंग का। कंट्रोल करेंगे कैसी एक्टिविटीज को? माइनिंग एक्टिविटीज को। और साथ ही साथ हम वेस्टलैंड का भी प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। ये बच्चे आपको 6 पॉइंट्स देता है। जब भी आप 5 मार्क का क्वेश्चन लिखोगे तो रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए आप यही पॉइंट्स लिख कर आओगे। ठीक है, समझ गए? हर एरिया के हिसाब से एक एक दिया हुआ है। क्लियर? अगर हम आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन है, पंजाब में किसकी वजह से होगा? ओवर इरिगेशन। Soil as a resource, the most and last important part of this chapter, soil. Soil बच्चों कैसे बनती है? कैसे बनती है? वेदरिंग से बनती है। सॉइल की वेदरिंग को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और सॉइल्स को हम लोग उसकी वेदरिंग के बेसिस पे कुछ हॉरिजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या? ओनली अमेजिंग बॉयज कैन डांस। व्हाट? ओनली अमेजिंग बॉयज कैन डांस। फनी लग रही है पर ये तुम कभी नहीं भूलोगे। ये तो बच्चे यहाँ पे एक ट्रिक वर्क करती है, ओनली अमेजिंग बॉयज कैन डांस। तो ओनली मतलब ऊपर वाली लेयर इज ओ हॉरिजन, नेक्स्ट बी हॉरिजन, नेक्स्ट कैन। ठीक है, ओनली सॉरी हमने ए मिस कर दिया। तो सबसे पहली लेयर है ऑर्गेनिक लेयर, ओ हॉरिजन। दूसरा क्या है बच्चे आपका? टॉप सॉइल, जिसको हम ए हॉरिजन बोलते हैं। नेक्स्ट बॉयज से बी हॉरिजन। फिर पेरेंट मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी। और फिर लास्ट तो हमारी ट्रिक क्या है यहाँ पे? ओनली अमेजिंग बॉयज कैन डांस। तो बच्चे यहाँ पे जब हम इरोजन पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना हर्षिल कि यहाँ जो ओ हॉरिजन है वो वॉश ऑफ हो जाता है, जो कि किसमें रिच होता है बच्चे? ह्यूमस में। किसमें? ह्यूमस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो पहले सॉइल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स मानी जाती है, जिसमें आपके ट्रीज, प्लांट्स, बहुत सारी तरीके की लाइफ को सपोर्ट करती है। क्या सॉइल होगी नहीं होगी तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? सोचा है? कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ से ग्रो करते हैं प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स के ऊपर हम लोग भी सर्वाइव करते हैं। सॉइल एक अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है और यहाँ पे एक ऑर्गेनिक, ह्यूमस, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। डिफरेंट हॉरिजन्स में डिवाइडेड है और जिसकी हमने ट्रिक भी समझ लिया, ओनली अमेजिंग बॉयज कैन डांस। अच्छा, बहुत जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो काफी सारे फैक्टर्स ना अफेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ ये हैं। पहला क्या है बच्चे? क्लाइमेट कैसा है उस एरिया का। दूसरा वेजिटेशन। तीसरा रिलीफ फीचर्स, राजस्थान में है, कहाँ पर है, उसके बेसिस पे। फोर्थ क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, उसके ऊपर भी। और लास्ट इज बच्चों एक्टिविटीज बाय डिकम्पोजर्स। जितने ज्यादा अर्थवॉर्म किसी सॉइल में प्रेजेंट होंगे वो उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होगी, माना जाता है ना। हाँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें उससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या है? प्राइमरी रोल सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पे कुछ 4 to 5 सॉइल्स हैं, जिसका मैप भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन एक ही बनता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो है ये टाइप ऑफ सॉइल्स। ठीक है, तो एक साथ मैं पहले आपको बता देती हूँ कितनी सॉइल्स है हमारे पास बच्चे। एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल, हाईली प्रोडक्टिव, हाईली पॉपुलेटेड एरिया बनाती है। यहाँ पे दूसरी सॉइल है बच्चे फॉरेस्ट सॉइल।
फॉरेस्ट सॉइल मतलब माउंटेन सॉइल भी बोल देते हैं, और हमारे पास एक ही जगह माउंटेन है। लोकेट करना बहुत ईजी है, मैं आज आपको मैप वर्क बता रही हूँ यहाँ से। ये रीजन बच्चे बना दें हम लोग, दिस इज नोन एज फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। यहाँ पे जंगल में सॉइल जो प्रेजेंट है, अगर वहां पे बच्चे ट्रीज हैं तो फॉरेस्ट सॉइल हो गया। हो सकता है कि वो बर्फ के अंदर हो सकता है ना, स्नो के अंदर कवर हो, तो क्या वो उतनी फर्टाइल होगी जितनी फॉरेस्ट सॉइल होगी? नहीं। जब यहाँ से कुछ रिवर्स निकली बच्चों और वो इस रीजन से होते हुए यहाँ पे ड्रेन हुई, तो वो अपने साथ कुछ फ्रेगमेंट्स को लेकर आई, छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर आई, और उसने एक सॉइल को यहाँ पे बनाया जिसका नाम क्या बोला जाता है? एलुवियल सॉइल। कैसी सॉइल? एलुवियल। तो बच्चे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में मिलती है आपको सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इस हमारे पास बच्चों एक ही डेजर्ट है, क्या नाम है उसका? थार डेजर्ट। राजस्थान तो स्टेट है बेटा। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में कैसी सॉइल है? एरिड सॉइल, ठीक है। और थोड़ा सा कहाँ का रीजन? गुजरात। ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक ओरिजिन की है। कभी बच्चों वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, उसकी वजह से एक सॉइल बनी जिसका कलर ब्लैक होता है, क्योंकि इसका पेरेंट रॉक जो है वो किस कलर का है? ब्लैकिश है। तो जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो कुछ इस रीजन में मिलती है। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बना देना जब भी आए, और थोड़ा सा रीजन उसका गुजरात में बना देना। एक सॉइल बच्चों ऐसी है जो लेटराइट है। लेटराइट का मतलब जैसे आप लोगों ने चाय बनाई है, अच्छा टी बैग्स तो देखे ही होंगे। टी बैग्स में क्या होती है? अंदर टी लीव्स होती हैं। हम लोग क्या करते हैं? हॉट वाटर लेते हैं, उसमें बार बार उसको डिप करते हैं। क्या होता है? धीरे धीरे उसका कलर सारा निकल जाता है। फिर मैं एक और कप लेकर आती हूँ, फिर मैं उसमें डिप कर रही हूँ, तो क्या वो उतना ही कलर देगी? थर्ड कप और कम हो जाएगा। तो बच्चों ऐसी ही हमारी सॉइल होती है। जब हम सॉइल में से बहुत ज्यादा वाटर वॉश करते हैं या वाटर पास होता है तो सारे मिनरल्स वॉश हो जाते हैं। बाद में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? सॉइल पार्टिकल्स, जैसे हमारी टी लीव्स, ठीक है। इस तरीके की सॉइल बनती है जिसका नाम क्या है? लेटराइट। वेस्टर्न घाट के बच्चे विंडवर्ड साइड पे बहुत बारिश होती है, और हमारी मेघालय बच्चों, कोई बांग्लादेश में नहीं बनाएगा मेघालय, ये इस रीजन में ज्यादा बारिश होने की वजह से, सॉइल में से ज्यादा पानी पास होने की वजह से मिनरल वॉश हो जाते हैं, और यहाँ पे एक सॉइल बनती है जिसका नाम क्या है? लेटराइट। रिमेनिंग जो है आप उसको क्या बना दोगे? रेड एंड येलो। बस दैट्स इट। इतना सिंपल सा तो था मैप वर्क, ठीक है। एक एक करके थोड़ा सा हम लोग सॉइल्स को समझते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे। सबसे पहले ये बच्चे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की बात करें तो एक कीवर्ड यहाँ पे सैंड, सिल्ट एंड क्ले से बनती है। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। 3 मेन रिवर से बनाई है बच्चे, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कंटेन्स पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। आइडियल होती है हमारे डिफरेंट टाइप की क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इसकी एज के बेसिस पे ये भांगर और खादर में डिवाइडेड होती है। अगर हम आगे बढ़े तो बच्चे ये हमारी स्टेट्स बनाती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है ये हमारी सदर्न स्टेट्स में नहीं है, वहां पर भी है, पर वहां पर इतने लार्ज एरिया में नहीं है। हाई फर्टिलिटी होने की वजह से एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर ज्यादा होता है तो यहाँ पे लोग भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। प्रखर ब्लैक सॉइल बेटा। ब्लैक सॉइल का कलर कैसा है? ब्लैक इन कलर। इसको हम रीगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ब्लैक सॉइल ना देकर रीगर सॉइल पूछेंगे। ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है किसके कल्टीवेशन के लिए? कॉटन के लिए, ठीक है। अच्छा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी मैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। ये जो है मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है बच्चे, और जब इसका पानी सूख जाता है तो ये पूरी तरीके से क्रैक्स डेवलप कर लेती है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? क्लेई होती है, ठीक है। इसमें शुगर केन भी बहुत अच्छा होता है। ये सॉइल जो है वो रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। पोटाश और लाइम कॉमन है जो एलुवियल सॉइल के अंदर भी थे, ठीक है। आगे अगर हम बड़े बच्चों तो ये हम लोग ने देख लिया है रेड एंड येलो सॉइल। ये एक ही तरीके की सॉइल है, बस इसका कलर डिपेंड करता है कि इसके अंदर पानी है या नहीं। अच्छा तुम लोगों ने रस्ट देखी है? रस्ट जब डिहाइड्रेटेड होती है तो कैसी लगती है? रेडिश, ठीक है। सेम वे में बच्चे जब रेड सॉइल डिहाइड्रेटेड है, पानी नहीं है, तो किस कलर का दिखेगा? रेड। हाइड्रेटेड हो कैसी दिखेगी? येलो। किससे बनी है ये बच्चे? इग्नियस रॉक्स, लो रेनफॉल एरियाज में देखने के लिए बच्चे मिलता है। डेवलप करती है रेडिश कलर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन। एक और एमसीक्यू। क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है। येलो दिखती है कब? हाइड्रेटेड फॉर्म में। कहाँ कहाँ स्टेट्स में मिलती है? जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
अगर हम आगे बढ़े तो लेटराइट मतलब लेटर, जो जिसका मतलब होता है ब्रिक, और ये इंटेंस लीचिंग से बनती है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बच्चों लेटराइट सॉइल के बारे में लिखोगे आपको एक टर्म जरूर यूज करना है जिसका नाम क्या होता है, लीचिंग, ठीक है। बाकी आप इसकी स्टेट्स बता देना। इसमें सबसे अच्छा ग्रो क्या होता है, कैश्यू। जब भी गोवा जाओ तो वहां पे कैश्यू मिलेंगे आपको, ठीक है। और गोवा में लेटराइट सॉइल होती है। सेकेंड लास्ट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल राजस्थान की थार डेजर्ट में मिलती है, ड्राई एरिया में मिलती है बच्चे, तो इतनी ज्यादा फर्टाइल भी नहीं होती, सैंड का अमाउंट ज्यादा होता है, और बिकॉज ऑफ बच्चे हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे जो बचते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स बचते हैं सॉइल के हाई स्पीड विंड की वजह से, और वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है परी। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, ये हमारे फॉरेस्ट एरिया में मिलती है। स्नो में कवर्ड होगी तो एसिडिक हो जाएगी, अगर स्नो में कवर्ड नहीं है तो कैसी रहेगी, फर्टाइल रहेगी, ह्यूमस में रिच रहेगी। अच्छा, आपको एक फैक्ट बताती हूँ बच्चों, इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है ना। अच्छा, एक चीज हम डिस्कस करते हैं, जैसे अमेरिका है या यूरोप है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो लोग कुकीज क्यों खाते हैं, ब्रेड क्यों खाते हैं, वो हमारे जैसी रोटियां चपाती क्यों नहीं खाते? उनका वीट हार्ड होता है, एग्जैक्टली वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जैसे हमारा वीट हो जाता है। उसका पता है रीजन क्या है? ग्लूटेन। ग्लूटेन तो है ही, साथ ही साथ है बच्चे नाइट्रोजन का अमाउंट। उनकी सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू आवर सॉइल। हमारी जो आपने देखा ना एनपीके में क्या होती है, डेफिशिएंट होती है एलुवियल सॉइल। नाइट्रोजन कम होने की वजह से प्रोटीन का कंटेंट हमारे वीट में कम होता है, और प्रोटीन की वजह से, कम प्रोटीन होने की वजह से हमारा सॉइल जो वीट है वो कैसे हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा, ग्लूटेन लो होता है। और थर्ड क्या है बच्चे, यहाँ का रीजन शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। हमारे यहाँ पे ठंड बहुत कम टाइम के लिए आती है जिसमें हमारा जो वीट है वो राइपन हो जाता है, पर उनका जो है लॉन्ग कोल्ड सीजन टाइम लगता है। इस वजह से वहाँ का वीट जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है इजीली, इसीलिए वो लोग उसको फॉर्म कन्वर्ट करके खाते हैं, ठीक है। चलो आगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। बताओ ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? वॉशिंग अप ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब कौन सी हॉरिजन जाएगा? ओ हॉरिजन जाएगा, वेरी गुड। अब इसको मैनेज कैसे किया जाता है? इसके कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है। कुछ टाइप का इरोजन भी होता है जैसे कि गली इरोजन, शीट इरोजन। शीट मतलब जब पूरा का पूरा एक शीट की तरीके से वॉश हो जाए, जैसे तुम्हारा पेपर होता है वैसे, उसे शीट इरोजन बोलते हैं। जब इस तरीके की गलीज रेवाइंस बनाता है तो उसको गली इरोजन के नाम से देखा जाता है। जनरली कहाँ पे मिलता है बच्चे? ये चंबल, और ये बनाता है बेडलैंड। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन अ 5 मार्क क्वेश्चन, यहां से आप देखोगे। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होती है? कॉन्टोर प्लोइंग में बच्चों एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टोर लाइंस बनाई जाएंगी अगेंस्ट द स्लोप। क्या? अगेंस्ट द स्लोप बनाई जाती हैं। जैसे सपोज इस डायरेक्शन में स्लोप है बच्चे, तो हम कॉन्टोर लाइंस कैसे बनाएंगे? ऐसे, ताकि हम किसकी इंटेंसिटी को कम कर सकें? वाटर की, और सॉइल इरोजन को डिक्रीज कर सकें। तो ये कीवर्ड है, याद रखना। नेक्स्ट इज बच्चों टेरेस फार्मिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग करना। जनरली कहाँ देखने के लिए मिलेगी? हिली या माउंटेन एरियाज में। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप क्रॉप करना, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट क्रॉप्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। लास्ट इज शेल्टर बेल्ट्स, रोज ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स को ग्रो करना ताकि वो एक शेल्टर प्रोवाइड कर सकें फास्ट फ्लोइंग विंड से और वाटर के थ्रू होने वाले इरोजन से भी बचा सके। एंड लास्ट वन इज एफॉरेस्टेशन, ट्रीज को प्लांट करना ताकि वो ट्रीज रूट्स को होल्ड कर सके, ठीक है। तो बच्चों ये एक छोटा सा चैप्टर था हमारा, छोटा सा ही था, यस। बच्चे लास्ट में इन्होंने एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इस तरीके का दिखता है बच्चे आपकी टेरेस फार्मिंग, और ये होती है आपकी कॉन्टोर लाइंस। दैट्स इट, इतना छोटा सा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसमें अभी आपके कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। सभी समझ में आ गया? ठीक है। ऋत्विक को सब समझ में आया, मैम, बस बहुत बढ़िया था। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा सेशन था। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।